फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। ये वीडियो बेस्ड होगी हमारी DHDLA 138 हिंदी साहित्य विविधताएं। आई नो आपके एग्ज़ाम 3 जुलाई को ही है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप इस पूरी बुक को कवर कर सकें या एक एक पॉइंट को कवर कर सकें। जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया है उनके लिए तो अच्छी बात है कि उन्होंने पहले से ही अपना सिलेबस इस सब्जेक्ट का कवर कर लिया है, देन उनकी अभी रिवीजन हो जाएगी। बट जिन्होंने अभी तक बुक उठा के भी नहीं देखी है या सोचा होगा कि हिंदी का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा हार्ड वगैरह आएगा नहीं, हम बना बनू के कर लेंगे एक दिन पहले पढ़ के, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो इस वन शॉट में हम इस बुक का ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जिस टाइप में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और इस वीडियो के एंड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉक। इसमें आपके 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट आपकी यूनिट होगी कहानी। ठीक है, किसकी कहानी है? पूस की रात की। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रेमचंद। इस चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? ये तो आपकी कहानी दी गई है, इसमें से ज़्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं आपके, वो देखिएगा। क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे, जैसे आपकी पूस की रात स्टोरी है, इसके ऊपर बोल देंगे कि इसका सार बताओ, या इसकी कथा वस्तु बताओ, या इसका किसी भी एक करेक्टर का बोल देंगे कि इसका चरित्र वर्णन करो, एंड इसका परिवेश बताओ या संरचना शिल्प बताओ। ये एक आपका एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मेनली आपका 20 मार्क्स का, जो 20 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और बहुत इजी भी चैप्टर है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। हमें ये पूरी स्टोरी मैं पढ़ के बताऊंगी नहीं, वैसे हाँ, आपके प्रेमचंद का एक बार जीवन परिचय भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में, उन 5 नंबर्स में आपका प्रेमचंद का भी मतलब कि इसके बारे में आप बताओ, ये भी पूछ सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि प्रेमचंद का जीवन परिचय क्या है। सेकेंड बैक हो गया। यस, प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव के सन 1880 में हुआ था। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है। आरंभ में उन्होंने उर्दू में लेखन किया, बाद में वे हिंदी में भी लिखने लगे। ठीक है, लेखन के अतिरिक्त प्रेमचंद शिक्षा विभाग में निरीक्षक रहे हैं। हंस पत्रिका का संपादक किया है। उनकी एक पत्रिका थी, कौन सी थी? हंस पत्रिका थी। उनका देहावसान 1936 में हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1936 में हो गई थी। हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद का युगांतरिक महत्व है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया है। उन्होंने कहानी के सामाजिक यथार्थ से जोड़ा और उन्हें संदेशता प्रदान की है। मतलब क्या बोला गया है कि इनकी जो कहानियाँ होती है वो कैसी होती है? यथार्थवादी शैली की होती है, यथार्थवाद पे बेस्ड होती है। यथार्थवाद क्या होता है? हमारा रियलिटी पे बेस्ड, जो हमारी समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो सच्चाई है हमारे समाज की, ठीक है, जो हमारे वास्तविक जीवन से जो रिलेट करती है, वो हमारी कौन सी होती है? यथार्थवादी होती है। उन पे उन्होंने ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, आरंभ में उन पर आदर्शवाद का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे उनका आदर्श से मोहभंग होने लगा और वे शोषक वर्गों की अमान्यता के कूट आलोचक बन गए। वो कौन से बन गए? कि जिनके साथ शोषण हो रहा है ना,
जिनका शोषण बड़े लोग कर रहे हैं, उनकी जो मानवता थी, उनकी जो दयनीय स्थिति थी, उनके बारे में वो कहानियों में बताने लगे बाद में। पहले कैसी थी उनकी कहानियाँ, किस पे बेस्ड थी? यथार्थवादी पे। बट बाद में क्या हो गया, वो उनके ऊपर लिखने लगे जो शोषण वर्ग हैं या जो छोटे लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए वो लिखने लगे। प्रेमचंद ने अपनी कथा साहित्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लिखा, लेकिन किसानों और महिलाओं के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति रही है। किनके प्रति ज़्यादा सहानुभूति रही है? महिलाओं और किसानों की। ये कहानी भी हमारी एक किसान के ऊपर है, उसकी दयनीय स्थिति बताई गई है कि उसकी कैसी स्थिति है। ठीक है। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी सभी प्राप्त कहानियां संकलित हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। कौन कौन सी कहानियां? आप इसमें से सारी याद ना कर पाओ तो जो मेन है ना, इम्पोर्टेंट है, आप वो याद कर लीजिएगा। जैसे ये तो है ही चैप्टर की, पूस की रात हो गई, ठीक है, कफन, पूस की रात, और कफन, पूस की राख, और है शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं। ठीक है। आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 भी याद करके कम से कम जो आप जीवन परिचय अगर आता है और लिखोगे तो उस पे अंडरलाइन कर देना, तो जो चेक करेगा उसे ये लगेगा कि हाँ आपने पढ़ रखा है, क्योंकि मेन चीज़ को आपने अंडरलाइन किया है जो पढ़ी हुई है। तो उन्हें ज़्यादातर वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ जो अंडरलाइन है वो देख लेंगे, हाँ इसे पता चल रहा है कि इसने पढ़ा है, तो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बात तो आपको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है। इतने पेजेस नहीं होते हैं, इग्नू में एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलती है आपको, तो आप अगर 2-3 पेज का भी कोई शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखते हो तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी भी जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उसके बारे में लिखाइए, तभी भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ना से तो कुछ बेटर होता है ना, इसलिए। तो हम कहाँ थे? उनकी कहानियाँ कौन कौन सी है? कफन है, पूस की रात है, और क्या है? शतरंज के खिलाड़ी। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमा प्रेमाश्रम, निर्मला। ठीक है। पूस की रात कहानी का कथ्य किसान जीवन से संदर्भित है, हमने ये बताया है। अभी हम इसी पे बेस्ड पूरी स्टोरी सुनते हैं। ठीक है। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूस की रात कहानी का सार बताओ, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि पूस की रात कहानी का पहले अर्थ समझो कि क्या होता है पूस की रात। पूस की रात का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पूस का जो माह होता है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है, तो उसकी जो रात होती है वो तो कितनी ठंडी, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। इस कहानी का नायक कौन है? हल्कू है। और इसमें 4 कैरेक्टर है टोटल। एक हल्कू है, एक मुन्नी है। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी। जबरा कौन है? जबरा है हल्कू का कुत्ता। और सहना, सहना कौन है? महाजन, जिससे हल्कू पैसे लेता है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। हल्कू एक छोटा किसान होता है, उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी आय बहुत कम होती है। उसकी आय इतनी होती है कि उसका खाने पीने का गुजारा चल सके या वह जो कर्ज लिया हुआ है उसको ऋण चुका सके, ठीक है। उसके पास इतने पैसे तक नहीं है कि वो अपनी एक आमदनी से, जो हमारी महीने में होती है, उसमें वो कंबल खरीद सके। पर इसी वजह से वो ज़्यादा सर्दी होती है, उसे खेत में जाके पहरेदारी करनी होती है, इसलिए वो क्या लेके आते हैं, एक कंबल लेके आने के सोचते हैं, और उसके लिए वो 3 रुपए जोड़ते हैं। बट क्या होता है, वो पैसे हल्कू को किसको देने पड़ते हैं? सहना को देने पड़ते हैं, जो महाजन होता है। उससे उसने पैसे लिए थे तो उसे देने पड़ेंगे, तो उसको देने पड़ते हैं। तो इस वजह से उसका कंबल नहीं आ पाता है। इस बात से मुन्नी भी नाराज होती है, बट क्या करें, अब उनकी स्थिति है, मजबूर है वो भी। उसके बाद आती है पूस की रात की जो रात्रि होती है उस टाइम की, ठीक। हल्कू अपनी फसल की देखभाल करने के लिए खेत में जाता है। उसके साथ कौन जाता है? उसका कुत्ता भी जाता है, ठीक है, जो उसका अकेलेपन का और अंधकार का साथी होता है। पूस की रात थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हल्कू क्या करता है, उसके पास सिर्फ एक चादर होती है जिससे उसकी जो ठंड है
उस टाइम की वो उससे सहन नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसे। तो क्या करता है, जिस छपरे के नीचे वो बैठा होता है उसके नीचे एक खाट बिछी होती है, चारपाई मतलब, उस पे वो उस कुत्ते को भी बिठा लेते हैं और उसके साथ लिपट के लेट जाता है, बैठ जाता है मतलब। तो उसके बाद भी उसे सर्दी से कोई राहत नहीं मिलती है। तो फिर वो क्या सोचते हैं, साइड में ही एक आम का बगीचा होता है, वहाँ पे कुछ पत्तियाँ गिरी होती हैं, वो पत्तियों को लेके आते हैं और उसे जला के उसके आगे बैठ जाते हैं। कुत्ता भी बैठ जाता है उसके सामने और हल्कू भी बैठ जाते हैं। गर्माहट मिलती है जब तक कि आग जल रही होती है, उसके बाद आग जलना बंद हो जाती है। उसके बाद भी उसे उस पत्तियों की गर्माहट आती है और जो उसने ओढ़ा हुआ था वो मतलब पूरा गर्म हो चुका था, ठीक है, पूरी गर्माहट उसे मिल चुकी थी कि अब उसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, उसे थोड़ी राहत मिल चुकी है ठंड से। ऐसे में वो थोड़ा लेट जाता है। तभी क्या होता है, उसके खेत में नीलगायें आ जाती हैं। कुत्ता जाता है खेत में, देखते हैं नीलगाय है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, भौंकना चालू कर देता है। और हल्कू को भी पता चल जाता है कि उसके खेत में नीलगायें आ चुकी हैं। बट वो अपने जंघा से उठता नहीं है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, वो जो उसे गर्माहट मिल रही थी उस ठंड में, तो इस वजह से वो हल्कू उठता नहीं है और मन को दिलासा देता है कि जबरा उन्हें भोंक भोंक के भगा देगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। नीलगाय सारी फसल नष्ट कर चुकी होती है। सुबह उसकी पत्नी आती है मुन्नी और बोलती है कि सारी फसल तो नष्ट हो गई, हमें तो अब है ना मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को सुन के हल्कू प्रसन्न होके कहता है कि चलो अब इस ठंडी रात में तो सोना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसे ठंडी रात में सोना पड़ रहा था, इसलिए वो खुश था कि अब चलो इस ठंडी रात में तो सोना नहीं पड़ेगा। आपकी यहीं तक ही स्टोरी है। ओके, ये आपका सार था। इसके बाद आता है, आपके क्वेश्चन बनते हैं कि संदर्भ साहित्य की व्याख्या करो। ये मोस्टली आपका क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो आया नहीं है और आगे भी आने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं इसके। 1% आपका अगर आता है तो आपने चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। 1% चांस है आपके, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ आपको एक पैरा दे दिया जाएगा। आपको भी पता है कि संदर्भ विशेषता में क्या करते हैं, एक संदर्भ दिया होता है उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, उस संदर्भ को बताते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। ये 3 चीज़ बतानी होती है। नेक्स्ट है आपका कथा वस्तु। कथा वस्तु क्या होती है, वह कथा जिस चीज़ों के ऊपर आधारित है, जौन सी चीज़ें उसके चारों तरफ घूम रही है, वो क्या होती है, हमारी कथा वस्तु होती है, ठीक है। कहानी में कथा वस्तु का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बनावट से परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। कथ्य के अनुसार ही कथा वस्तु का स्वरूप बनता है। उन्हीं उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रधान होती हैं, कभी चित्रण, कभी परिवेश, कभी वातावरण। क्योंकि आपने स्टोरी में देखा होगा ना, कभी तो आपका जो मेन कैरेक्टर है वो प्रधान होगा या कभी वातावरण प्रधान होगा, है ना। इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं है, न ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है। पात्र भी बहुत कम है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना, विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरंभ में आपको जो स्टोरी बताई जाती है, जिसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको वो लिखने हैं कि क्या क्या हुआ था। आपको स्टोरी पता ही है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ठीक है। ये कुछ डायलॉग्स हैं इनके कि जब वो हल्कू उससे 3 रुपए लेने आता है मुन्नी से कि मुझे इसे सहना को देने हैं, ठीक है, महाजन को देने हैं। तो मुन्नी क्या बोलती है, मुन्नी कहती है न जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आते, मतलब कि चूक ही नहीं पाते। ऐसे पता नहीं कितने पैसे हो गए, कितना कर्जा हो गया है। नेक्स्ट आपका है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में आपको पता ही है कि एक करेक्टर दे देंगे। जैसे आपका इसमें इम्पोर्टेंट होगा हल्कू का करेक्टर क्या होगा। ये पूरी बेस्ड कहानी किसके ऊपर है, हल्कू के ऊपर है। हल्कू क्या था, एक गरीब किसान था। आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट अगर आपने कुछ लिखा है पहले आप थोड़ा है ना इस कहानी के बारे में बताओगे 1-2 लाइन में। देन नेक्स्ट लिखोगे आप कि क्या था, वो एक गरीब किसान था। उसके बाद है ना
जो 1 पॉइंट डाला है आपने गरीब किसान, पहले उसको डिफाइन करोगे कि किस चीज़ से हमें पता चलता है कि वो गरीब किसान था। ऐसे, या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि वो दयालु था या उसका व्यवहार ऐसा था, तो उसको डिफाइन करना है। ऐसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। और है ना, जो चेक करता है ना, उसे भी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो पॉइंट्स देख लेता है कि हाँ इसने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसने पढ़ा ही होगा, मतलब ज़्यादा उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती फिर। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो एक एक लाइन पढ़े। तो आप ऐसा उसे दिखाओ कि उसे पहले ही लग जाए कि हाँ इसके तो पढ़ के आया है, लड़का या बच्ची पढ़ के आई है और उसे अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है? वो एक गरीब किसान था, किस बात से पता चलता है कि लेखक ने क्या बताया, उसके पास छोटी सी जमीन थी, है ना। हमें इन इन बातों से पता चलता है। लेखक ने सीधा नहीं बोला है कि वो गरीब किसान है, पर हमें किन किन बातों से लगता है वो कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, उसके पास कंबल लेने तक के भी पैसे नहीं है, वो कर्जे जो उसने कर्ज लिया है उसको देने पड़ते हैं, वो 3 रुपए भी, है ना। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद क्या पता चलता है, हल्कू एक समझदार किसान है। ठीक है, वह समाज के अंतर्विरोध को बखूबी समझता है। वह जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन मौजूद हैं, लेकिन ये साधन उन लोगों के पास है जो स्वयं मेहनत नहीं करते हैं किंतु किसानों की मेहनत का लाभ उठाते हैं। ओके, कैसे हमें इस बात का पता चलता है कि मेहनत किसने की, वो पैसे इकट्ठे किसने किए, हल्कू ने किए, बट उसे किसे देने पड़ते हैं, वो महाजन को देने पड़ते हैं। हाँ, महाजन ने उसको पैसे दिए थे वापस, मतलब उधार दिए थे, उसने वही लिए हैं। पर क्या हुआ, जो उसने मेहनत की थी उसके पैसे उसे किसे देने पड़े हैं, उसको देने पड़े हैं ना। ऐश कौन उड़ा रहा है, मजे कौन ले रहा है, महाजन ले रहा है। उसकी तो पहले भी स्थिति खराब थी, अभी भी स्थिति ही खराब है। और क्या पता चलता है कि उसका व्यवहार कैसा है, हल्कू का। हल्कू का व्यवहार भी एक हीन भावना वाला नहीं है। ये किस चीज़ से पता चलता है हमें, ये इस चीज़ से पता चलता है कि जब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वो कुत्ते के साथ ही उसे लपेट के बैठ जाता है। ये हीन भावना नहीं रखता है कि ये कुत्ता है तो उससे मैं बिल्कुल दूर रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इस बात से भी हमें ये पता चलता है। देखिए ऐसे लिख रखा है ना, खेत पर वह अपने उपज की देखभाल करने के लिए आया, उसके साथ उसका कुत्ता है जिसके साथ उसका व्यवहार उसके हृदय और मानवीयता और पवित्रता को व्यक्तित करता है। जैसे कि प्रेमचंद ने स्वयं कहानी में लिखा है, गरीबी ने हल्कू की आत्मा को आहत नहीं किया है, मतलब उसकी जो आत्मा है उसको आहत नहीं किया है। इसलिए वह अपने को सर्दी से बचाने के लिए जितना चिंतित है उतनी ही चिंता जबरे के लिए भी कर रहा है। वो खुद तो चिंतित है ही सर्दी के लिए, बट वो जबरे की भी चिंता कर रहा है। हल्कू के खेत में जब नीलगाय आ जाती है तब हल्कू उठकर नहीं जाता, पहले वह सोचता है कि जबरा जबरा के रहते कोई जानवर खेत में जा ही नहीं सकता। फिर वह उठता भी है तो 2-3 कदम चलकर ठंड के बहाने से सुन्न बैठ जाता है ना। उसके बाद में सारी फसल नष्ट हो जाती है। 1.7 है आपकी परिवेश। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पूस की रात का परिवेश का वर्णन करो तो क्या होगा। परिवेश वो होता है जिस टाइम पीरियड पे, मतलब जिस समय पे आपकी जो स्टोरी है वो घूम रही होती है, इर्द गिर्द होती है, वो होता है आपका परिवेश। जिस टाइम पे आपकी स्टोरी होती है उस टाइम की वो क्या कहना चाहते हैं, उस समय की स्थिति कैसी है। ठीक है, कहानी की रचना में देश काल का बड़ा महत्व होता है। देश काल से तात्पर्य वह परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटना चक्र घटित हुआ है। कहानी का यह कथ्य जिस परिवेश में घटित होता है वह भी कथ्य को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे, कहानी का कथ्य जिस देश काल से संबंधित होता है उसके द्वारा हम उस युग की स्थितियों की अधिक यथार्थपरक पहचान कर सकते हैं। ये क्या है कि हमारी पोस्ट की रात कब किस टाइम की है, ये है आपकी 1930 की, है ना। सेकेंड,
ये आपकी स्टोरी कब की है, कौन से टाइम की, 1930 की, जब किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। ठीक है, हमें आज़ादी मिली नहीं थी, पर आज़ादी पाने के लिए सब कोशिशें कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, किसान भी आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी चले जाएं। ये एक जन आंदोलन था उस टाइम पे, कि जनता भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ थी, ये सब चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि जमींदारी व्यवस्था थी, है ना। उन ज़्यादातर सारे अधिकार, कर वसूली करना, लगान वसूली करना, या किसानों पर पूरा नियंत्रण किसका होता था, जमींदार का होता था। इस बात का जमींदार बहुत फ़ायदा उठाते थे और किसानों का शोषण करते थे, है ना। अगर किसान उससे ऋण ले लेता था जमींदारों से, तो उस ऋण से उसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। वो कर पे कर लगाते रहते थे, या बहुत ज़्यादा लगान वसूली करते थे खुद के फ़ायदे के लिए, तो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम की ही स्थिति को बताया गया है। पूस की रात, अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए महसूस होते हैं। हमने अभी देखा था ना कि पूस की रात कौन सी होती है, जब तारे भी ठिठुरते हुए महसूस होते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड होती है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाटे की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। परिवेश समझ में आ गया ना आपको क्या लिखना है? और उसकी थोड़ी स्टोरी बता दोगे आप कि ये स्टोरी थी, उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। संरचना शिल्प क्या है? संरचना शिल्प में आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसकी शैली क्या है और उसकी भाषा क्या है। इस वाले चैप्टर में शैली क्या है? यथार्थवाद शैली है, मतलब कि सच्ची जीवन घटना पे आधारित है। यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाहक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी है। यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है, लेकिन प्रेमचंद ने इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं किया है। बट हमें किससे पता चलता है कि ग्राम जीवन पे आधारित है? क्योंकि जो उसने लोकल लैंग्वेज यूज़ की है ना, सामान्य आम बोलचाल वाली भाषा यूज़ की है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कौन सी है, ग्राम्य जीवन पर आधारित है। यथार्थवादी रचनाकार यथार्थवादी रचनाकार के उद्घाटन द्वारा पाठकों को समस्या का हल नहीं देता है। मतलब ये जो यथार्थवादी लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी जो कहानी होती है या उपन्यास होता है, उसका है ना पूरी एंडिंग नहीं करते हैं। मेनली नॉर्मली लैंग्वेज में कहें तो उनकी एंडिंग कौन सी होती है, ओपन एंडिंग होती है, कि वो छोड़ देते हैं एंडिंग को, कि अब जो पाठक है वो खुद सोचेगा कि इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए, या क्या समाज में परिवर्तन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। वो सिर्फ लास्ट तक छोड़ देता है। जैसे हल्कू का ही हुआ था, हल्कू की फसल जल गई थी, मतलब फसल नीलगाय ने खा ली थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसने ऐसे ही छोड़ दिया ना कहानी। यही होती है हमारी ओपन एंडिंग, या हमारे कोई समस्या का लास्ट में हल ना मिलना। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी भाषा। अगर आपको है ना कोई भी चैप्टर हो, कहानी हो चैप्टर में, या उपन्यास हो, ठीक है, या कोई नाटक हो, अगर उसमें है ना नॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही है ना, जो आप बोलते हो, हम बोलते हैं, तो क्या लिख दोगे आप सीधा कि ये कौन सी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। और उसकी क्या विशेषताएं बताओगे? अगर उसमें मुहावरे यूज हो रहे हैं तो इसमें मुहावरे भी बता दोगे, जैसे इसमें हुए हैं ना। ठीक है, ग्राम्य जीवन में से संबंधित कहानियों में देशज शब्द, मतलब देशज शब्द जो होते हैं, मुहावरे, ठीक है, लोकोक्तियाँ, ये सब हमारे इसमें आए हैं बीच में। ठीक है, वाक्य रचना भी सहज होती है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं, प्राय छोटी और सुलझे हुए वाक्य होते हैं, ताकि पाठकों तक सहज रूप से संक्षेपित हो सके। क्या है इसमें, कौन कौन सा प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द भी प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, कमल, पूस, उपज, जन्म, ऊख। ठीक है, देशज शब्द कौन से हैं, हार, ढील, आले, धौंस, खटोले। ये हमारी कौन सी है, देशज शब्द है ना, हमारे देश में ही बोले जाते हैं। ये कौन से होते हैं, हमारे देशज शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम और देशज शब्दों के प्रयोग से कहानी में ग्रामीण
वातावरण के जीवन बनाने की काफ़ी मदद मिली है, लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग बखूबी किया है, जैसे कि खुशामंद, तकदीर, मज़ा, अरमान, खुशबू। नेक्स्ट है आम बोलचाल वाली भाषा का हमें कैसे पता चलता है, जैसे दर्द को उसने क्या बोला है, दर्द। मजदूरी को क्या बोला है चैप्टर में, मजूरी। इनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है। तत्सम कौन से होते हैं, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है, लेकिन वे भी ज़्यादातर हिंदी से प्रचलित हैं और कठिन नहीं माने जाते हैं, जैसे हृदय, पवित्र, आत्मा। ये कहाँ से है, हमारे हिंदी के हैं, बट किससे लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं। प्रतिपाग क्या होता है, रचना लेखन किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनाकार रचना करता है, कहानी का वही प्रतिपाग कहलाता है। पूस की रात कहानी को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आपने अब तक कहानी का जो विशेषण पढ़ा है उसमें उससे यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेमचंद कहानी के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। हम उनकी बातों को उन यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? कि प्रेमचंद प्रतिपाग अगर आता है किसी भी चैप्टर का, तो उसमें क्या लिखोगे, जिस स्टोरी पे बेस्ड आपकी कहानी है या क्या सोच के उसने लिखा है, उसके पीछे उसका लेखक का क्या मोटिव है, क्या चाह रहा है वो आपका क्या होगा, प्रतिपाग होगा। इसमें प्रेमचंद का क्या मोटिव है, क्योंकि वो बता सके कि कैसी स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति होती है, मजदूरों की क्या स्थिति होती है। ठीक है। कि जो ज़मींदार होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कैसे न कैसे करके किस शोषण हो रहा है उनकी वजह से, किसका, छोटे किसानों का या मजदूरों का, है ना। उस ज़माने में ज़मींदारी प्रथा थी, हमने ये देखा है कि कैसे-कैसे वो शोषण करते थे, ऋण चुकाना भी मुश्किल होता था और ऋण से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किसानों की इस अवस्था का चित्रण नहीं किया है, बल्कि ये यथार्थ को कहानी की हल्कों की स्थिति होती है, कहानी में होती है, लेकिन हल्कू भी किस चक्कर में फंसा हुआ है, शोषण के, यही ऋण वाले चक्कर में फंसा हुआ है, उसका कर्जा पूरा ही नहीं हो रहा है ना। ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अच्छे से अपना घर चला सके, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके या अपने परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा कर सके। ये आपकी पूरी स्टोरी थी, ये आपकी कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर आपका। ठीक है। तो मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको दिखता है पेपर में कि आपको ये नहीं आ रहा है और ये आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ मार्क्स का छूट जाएगा, तो आपको उससे रिलेटेड, आपको कोई भी उस कहानी से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है वो उसमें नेक्स्ट यूनिट होने वाली है हमारी व्यंग निबंध, वैष्णव की फिसलन। इसका लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाद। इन्होंने ये निबंध लिखा है, किस शैली में लिखा है, किस उसमें लिखा है, व्यंग्यात्मक लिखा है। ओके। इसके हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि इस चैप्टर का सार बताओ, या इसका चित्र वर्णन करो, या जो ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है वैष्णव, वैष्णव का चित्र वर्णन करना है, ये आ सकता है। यही आ सकता है, लेखक की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करो। ठीक है। या संरचना शिल्प बताओ इसकी, या निबंध का शीर्षक, जो वैष्णव की फिसलन इस निबंध का शीर्षक रखा गया है, वो क्यों रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर में। तो ये स्टार्ट करते हैं। आप ये वैष्णव का जीवन परिचय भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, इतना आप बना के ये लिख सकते हो। प्रसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है। मैट्रिक परीक्षा से पूर्व ही माँ का असमय निधन और लकड़ी के कोयले के
ठेकेदार पिता की असाध्य बीमारी के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी परसारी जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी एमए और शिक्षण में डिप्लोमा किया। ठीक है। जंगल विभाग में नौकरी से लेकर उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करते इस्तीफा देते हुए 1957 से हमेशा के लिए नौकरी से संबंध तोड़ दिया। ठीक। परिवार में कौन कौन था? बहन थे, भांजे और भांजी तक ही सीमित रहा। अभावग्रस्त के कारण वे जीवन भर अविवाहित रहे। ठीक है। 10 अगस्त 1995 में 31 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1957 में जीवन के प्रत्यंत परसाई जी स्वतंत्र लेखन के भरोसे ही रहे। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन के कूटनीतिक अनुभवों को वामपंथी रुझान के कारण भारतीय सामाजिक विषमता की उनकी समझ अत्यंत गहरी थी। भारतीय समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने साहित्य में समुचित भ्रष्ट भारतीय व्यवस्था पर टीका प्रहार किया है। इसी पे बेस्ड हमारा ये वाला चैप्टर भी है। उन्होंने किस चीज़ पे किया है? ये जो हमारी स्थिति है कि हम अपने लालच में ये नहीं देखते कि दूसरे का बुरा हो रहा है या हम किस राह पे चल रहे हैं, बस हमें क्या दिखता है कि हमारा भला हो रहा है। ओके। और कुछ कुछ तो बोलते हैं भगवान की यही मर्जी होगी, बट खुद गलती करते हैं, है ना। ऐसे ही उन्होंने किस पे प्रहार किया? ये भ्रष्टाचार। ठीक है। भारतीय समाज में जो दुष्ट काम हो रहे हैं उन पे अपनी बातों से बताया है उन्होंने। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है कि हरिशंकर परसाई बहुत कुछ लिखने के बावजूद निबंधकार, कथा कहानीकार और आलोचक के रूप में अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं। वे एक व्यंग्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं। ये भी तो व्यंग्य है जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक। कहानी, निबंध, आलोचना आदि में उनका व्यंग का रूप भी अधिक हावी होता है। अगर वो निबंध भी निकले उसमें भी क्या हावी होता है? क्या ज़्यादातर होता है? हमारा व्यंग होता है। जैसे ये निबंध है, इसमें भी क्या है? व्यंग है। हरिशंकर परसाई का व्यंग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वर्तमान राजनीतिक, समाजनीति, अर्थनीति, धर्म और उनके ढोंग भरे कर्मकांड, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि सभी क्षेत्रों को उन्होंने अपने व्यंग बाणों की जद सीमा में रखा है। कौन कौन से हैं? हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी। ठीक है। शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी। इनमें से आपको 2-3 या 4-5 भी याद हो तो लिखाना और उस पर अंडरलाइन कराना। ओके। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अभी, मतलब यही वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। अब क्या है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें सार बताइए तो वो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बारे में आपको मैं स्टोरी बताऊंगी, इसकी पूरी क्या है वो आपको सार में लिखनी है। जो इसमें दिया गया है उसमें थोड़ा वो पूरी अच्छी कहानी को रिलेट नहीं कर रहा है इतना। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सार कि वैष्णव कौन था? एक करोड़पति था। भगवान विष्णु का मंदिर भी बनवाया था और बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था उनका। ठीक है। उनकी दिन में 2 घंटे वो पूजा भी करता था और जो अपने सारे कर्म कांड या दुष्कर्म या जो भी उसका काम था ना वो सारा किसके नाम पे चलाता था? वो वैष्णव के नाम पे चलाता था। क्या बोल देता था कि भगवान की मर्जी है, विष्णु भगवान की मर्जी है, जो मैं कर रहा हूँ वो उनके नाम पे ही कर रहा हूँ। ठीक है। क्या करता था वो? वैष्णो करे मुनीम भी था, लोगों को पैसे उधार भी देता था, है ना। और उसके लिए क्या लिखवाता था वो? दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द ना मालूम को ऐसा जो की। क्या है ये? जब कोई किसी को उधार देता है, ठीक है, तो उस पे एक शपथ पत्र होता है या कुछ वो लिखवाता था कि इसने किसको दी है? वैष्णव को दी है। ओके। विष्णु को दी है, मतलब विष्णु ने इसको उधार दिया है इसके पुत्र को।
पर उसमें विष्णु के पिता का नाम नहीं था। ये बोलते हैं ना कि जो देता है उसका नाम तो होता ही है, ये भी तो होता है ना, सन ऑफ, पुत्र इसका, तो उसका नहीं था उसमें, क्योंकि उसको नाम नहीं पता था विष्णु के पिता का, विष्णु के पिता का नहीं पता था, वो इसी की खोज में भी था। वो जो अपने 2 नंबर के सारे धंधे हैं, ठीक है, इसकी वजह से उसने बहुत सारी एजेंसियां भी खरीद रखी थी। एक दिन वो सोचता है, भगवान विष्णु के पास हाथ जोड़ के बोलता है कि भगवान 2 नंबर का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, मैं इसका क्या करूं, ठीक है। तो उसके अंतर मन से ये आवाज आती है, वो भगवान भगवान थोड़ी बोलेंगे कि तू ये कर, तो वो खुद से ही सोच लेता है कि अंतर मन से आवाज आती है कि मूर्ख, क्या करेगा इसका, इतना जब तूने इतना पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, तो इसका उपयोग कर एक अच्छे काम में, तू एक काम कर, तू एक होटल खोल ले, ठीक है। वो उसकी आज्ञा से एक होटल खोल लेते हैं। होटल में होटल के खूब विज्ञापन छिपवाता है, ठीक है। जो किराया होता है वो 3 रुपया रखता है, क्योंकि वैष्णव उनके सामने एक धर्म संकट आता है कि वो भोजन कैसा रखें। बट बाद में वो ये सोचता है, ये सलाह करता है कि शाकाहारी भोजन रखेंगे, क्योंकि वैष्णवी शाकाहारी भोजन ही करती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि शाकाहारी भोजन रखा। बट कुछ दिन बाद क्या होता है, एक एग्जीबिशन होती है और एक आदमी आता है और बोलता है कि ये मैं घास फूस खाने थोड़ी आया हूँ, इससे अच्छा तो तुम ढाबा खोल लो, ठीक है। तो वैष्णव बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो गोश्त तो है ही नहीं, मतलब मांस मच्छी तो है ही नहीं। तो कहता है कि यहाँ मांस मच्छी नहीं मिलेगी। बट फिर वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो तुम्हें ना ढाबा खोल लो। तो फिर ऐसे ही भगवान के पास फिर जाके प्रकट हो जाता है हाथ जोड़ के कि भगवान ऐसे ऐसे ग्राहक बोल रहे हैं कि हमें तो गोश्त चाहिए। फिर वही उसके अंतर मन से आवाज आ जाती है। अंतर मन क्या है, वो बोल तो वही रहा होता है ना। तो उसके अंतर मन से क्या आवाज आती है कि मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव भक्त कौन है। पर गांधी जी ने भी क्या बोला है, वैष्णव जन तो तेनी कहिए, जे पीर पढ़ाई पराई जाने रे। तू इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता। उन्होंने इच्छा अनुसार खाना नहीं मिला, इनकी पीड़ तू समझ और उसकी पीड़ को दूर कर, मतलब कि उनकी जो तकलीफ है उनको दूर कर, जो वो चाहते हैं उनको पूरा कर। तो वो मांसाहारी भोजन स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद फिर एक एग्जीबिशन होती है, फिर एक आदमी आता है, बोलता है कि तुमने मांस तो रख लिया, पर इसको पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, मतलब कि मदिरा या शराब कुछ तो हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये वैष्णो जी का होटल है, इसमें ये सब नहीं चलेगा। पर वो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है वैष्णो जी के पास कि भगवान जी ऐसे ऐसे किराया, वो ग्राहक ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हमें मदिरा चाहिए। फिर उसके अंतर मन से आवाज आती है, क्या आती है कि वही पहले भगवान के टाइम पे भी देवताओं में भी तो सोमरस दिया जाता था, ठीक है। सामवेद में भी 63 श्लोक में से सोमरस सोमरस का वर्णन किया गया है। तो इसलिए वो फिर से सोमरस भी स्टार्ट कर देता है, मतलब शराब भी स्टार्ट हो जाती है उसकी। उसके बाद फिर एक आदमी फिर आता है, बोलता है अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें कौन सा गोश्त चाहिए, जिंदा चाहिए। मतलब उसे क्या बोल रहा था, वो कैबरे की व्यवस्था करवा रहा था, नाचने गाने की व्यवस्था करवा रहा था, ठीक है। फिर वैष्णव कहता है, मैं कट्टर वैष्णव भक्त हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा, ठीक है। तो वैष्णव फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, क्या बोलता है कि वैष्णव जी अब ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसके अंदर मन से आवाज ये आती है कि कृष्ण जी ने भी तो गोपियों को नचाया था, ठीक है। तो फिर वो भी स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ दिन बाद फिर एक ग्राहक आता है, क्या बोलता है कि कुछ अच्छे किस्म का माल मिलेगा, मतलब कि कैबरा तो हो गया, बट कुछ और अच्छे किस्म का माल मिलेगा। तो फिर उसका जो होटल में कर्मचारी होता है वो बोलता है ये सब हमारे होटल में नहीं चलता है, ठीक है। तो ग्राहक क्या बोलता है, ये तो दूर दूर का है, हमें तो पास वाला गर्म माल चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैष्णव फिर भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसके अंतर मन से फिर एक आवाज आती है कि मूर्ख, यह तो क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग है,
इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, फिर वो भी स्टार्ट करवा देता है। ऐसे ऐसे करके वो शराब, गोश्त, कैबरे, ठीक है, और उन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करवा देता है जो गलत थी। और किसके नाम पे करवाता है? वैष्णव के नाम पे। सारा गलत काम वो वैष्णव के, विष्णु के नाम पे करता है। निबंध का सार हो गया है हमारा। नेक्स्ट आपका है साहित्य संदर्भ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आप पूरा, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर आएगा तो आप लिख देना। ओके। नेक्स्ट है आपका निबंध का कथ्य और उसकी अंतर्वस्तु। आपने इस निबंध के साथ ही अपने सार को भी पढ़ लिया। सार को पढ़ते हुए आपको लगा होगा कि निबंध में कहीं गई बहुत सी बातों को काफ़ी कुछ जोड़कर लिखना पड़ा है और कई बातें छूट गई हैं। मतलब जैसे वो उन्होंने वल्द पत्र लिखवाया था ना, इसमें सीधा ऐसे लिख दिया था, आधी बातें इसमें क्या हुई है, छुटी भी हुई है। मतलब बोलते बोलते इतना रह गया, बाद में हमें खुद समझनी पड़ी है, ठीक है। इसका अर्थ विपरीत लक्ष्य से उल्टा हो गया है। अर्थात नेक्स्ट आपका हैगा चित्र वर्णन। आपको चित्र वर्णन पता ही चल गया, वैष्णव क्या था, सारे काले धंधे उसके नाम पे करता था, अपना भर रहा था ना, और सारे गलत काम वो किस पे कर रहा था, उनके नाम पे, विष्णु के नाम पे कर रहा था। लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या है? लेखक क्या बोलना चाहता है? निबंध रचना की विशेषक व्यंग्यात्मक निबंधों की साहित्य में अन्य विधाओं की उपेक्षा लेखक ने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक अव- अवकाश रहता है। हरिशंकर प्रसाद के संबंध में यह बात का और अधिक मुखर होकर सामने आती है कि उनकी अधिकांश व्यंग्यात्मक रचनाएं अवश्य साहित्य विधा की पूर्व निर्धारित सीमाओं में बंधी नहीं रही। ठीक है, कभी वे निबंध में कहानी की सीमा में पहुंच जाती है, तो कभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक टिप्पणी का आभास देने लगती है। फलस्वरूप किसी भी चुने हुए विषय पर ये विषय का परिचय, विषय की व्याख्या और उसका तथ्यात्मक लेखा-जोखा न लेकर व्यंग्य के सहारे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का ही अधिक परिचय देते हैं। नहीं, क्या बोलना चाहते हैं वो? सिर्फ ये जो भी समाज में बुराई है, ठीक है, ये जो नेता वगैरह कर रहे हैं, ये भी तो यही कर रहे हैं, ठीक है। भलाई के नाम पे क्या कर रहे हैं? वो अपनी जेबें भर रहे हैं। समाज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और तो और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो उनको बताना चाहते हैं इस बात के जरिए वो। नेक्स्ट है आपका संरचना शिल्प। इसकी कैसी शैली है? मैंने क्या बोला था, दो चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट होंगी। पहले आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में लिखना है, हरिशंकर प्रसाई के बारे में लिखना है। देन आप लिखोगे शैली। शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली है। हरिशंकर प्रसाई शैली का विचार करने के लिए आपको भाव प्रधान और विचार प्रधान तथा व्यक्तिनिष्ठ और विषयनिष्ठ जैसी निबंध की कोटियाँ या श्रेणियों को छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही निबंध के लिए प्रचलित भावनात्मक, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैली जैसे कि शैलीगत सीमाओं में बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त करनी होगी। हरिशंकर परसाई ने निबंधों को अगर किसी भी शैली के अंतर्गत समाविष्ट करना है तो उन्हें व्यंग्यात्मक शैली माना जा सकता है। व्यंग्यात्मक शैली की अपनी एक निजी विशेषता क्या है, जो कबीर से अधिक मिलती जुलती है, ठीक है। कबीर को वे कबीर की भांति अपने व्यंग्य वाक्यों का प्रयोग विनोद के लिए नहीं, वरन शत्रु को तिलमिला देने के लिए करती हैं। शत्रु के भाव में किए जाने वाले व्यंग्यों में से ओके, यही था इसमें। और क्या है? लेकिन परसाई जी ने निबंध की भाषा की दृष्टि से ही अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके व्यंग्यकार व्यक्तित्व का अक्कड़पन उनकी भाषा में भी मिलता है। उनके साथ ही भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों की परख भी उन्हीं भाषाओं के पारखी सिद्ध करती है। भाषा में कौन क्या किस किस का प्रयोग किया है? तत्सम भी है, तद्भव भी है, और देश शब्द का भी प्रयोग ज़्यादातर मिलता ही नहीं है।
वो कैसे मिलते हैं? उनके अधूरे शब्द मिलते हैं। ओके। अ, व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ भाषा का आग्रह भी उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। बोलचाल में व्यवहारिक रूप को ही उन्होंने अपना आदर्श माना है, मतलब उनकी आम बोलचाल की ही भाषा है। और उन्होंने कैसे उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रसंग अनुपयोग किया है। अब है निबंध का शीर्षक। निबंध का शीर्षक वैष्णव की फिसलन ही क्यों चुना गया है? जहाँ एक और निबंध की अंतर्वस्तु को संकेतित करता है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिपादक को भी व्यंजित करता है। इसमें प्रयुक्त फिसलन शब्द लगातार वैष्णव शक्ति के फिसलते रहने की, एक सीढ़ी नीचे गिरने आने जाने या निरंतर पतित होते जाने की भाव लिए गए हैं। मतलब वैष्णव की फिसलन क्या है? हर चीज में फिसल जाना। फिसल जाने का मतलब क्या है कि वो पहले मना करते हैं, उसके बाद खुद के मन को समझा लेता है कि भगवान ने मुझे ये आज्ञा दे दी है कि तू ऐसे नहीं, तू ऐसे कर ले। जो गलत काम है उसको दूसरे वे में करके कि ये तो ये भी करता था, तू भी कर ले, है ना? इस वे में उसने बताया है सारा। ये इसमें क्या लिखोगे अपने, उसने क्या काला धंधा किया, ठीक है, उसने ये हुआ तो उसने उसके बाद खुद के मन को क्या बोला कि ये हो जाएगा। और भी तो करते हैं। मांस खाने के लिए बोल रहे थे वो लोग, तो फिर भगवान के आगे पास जाके खड़ा हो गया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो उसने क्या मन को बहलाया कि गांधी जी तो सबसे बड़े भक्त है विष्णु जी के, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला है? वैष्णव जन तो ते ही करिए जी, ये सारा बोल दिया। ऐसे ही उन्होंने किसका बोला? ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो आपका शीर्षक है निबंध का, और एक क्या है? लेखक की व्यक्तित्व अभिव्यक्ति। ओके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एकांकी बहुत बड़ा सवाल। किसका है ये? मोहन राकेश का है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे? कथा कथा सार बताओ, और चित्र वर्णन आ सकता है, 5 नंबर का ही आएगा चित्र वर्णन तो। और इसका शीर्षक नहीं, संरचना तो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी। इसका इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका परिवेश, ठीक है, एंड आपका कथा सार, और इसकी रंगमंचीयता। ओके। ये आपके 3 इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। और कुछ इसमें जो मैंने बताया है कि इसके नहीं पात्र आएगा, कौन वो कौन से नहीं हैं कहानी में? आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्वेश्चन उस पात्र पे हैं बेस्ड हमारे ज़्यादातर राम बनेंगे भरोसे, ही नहीं। श्याम भरोसे, आपको पहले शर्मा, ये देखना है कि कपूर, इसमें कौन कौन मनोरमा, से पात्र संतोष, होंगे। गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, पात्र क्या है? दीनदयाल, रमेश, मोहन और सत्यपाल। ओके, है ना? हमारी अभी स्टार्ट होती है। ये पूरी बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, तो हम ये पूरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा कि आप स्टोरी बताओ, सिर्फ सार आएगा, तो हम सार को ही पढ़ लेते हैं। एक मीटिंग हो रही है, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? लो ग्रेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी की बैठक हो रही है, जिस बैठक में महत्वपूर्ण अनौपचारिक और नज़रअंदाज करते हुए उसे उसके एजेंडे से भी सदस्यों को पहले से ही अवगत नहीं कराया गया है। बैठक की व्यवस्था स्कूल में की गई है, छोटे से कमरे में, जिसमें ब्लैक बोर्ड को पीछे कोने में रखा गया है, और बच्चों के डेस्क पे कौन बैठे हैं? सदस्य बैठे हैं। रोजमर्रा की तरह काम करने वाले कौन से? हमारे सफाई कर्मचारी कौन कौन है? राम भरोसे और श्याम भरोसे अपने डेस्क ऑफिस से क्या कर रहे हैं? वो धूल झाड़ रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि ससुर रोज रोज मीटिंग होगी तो किसकी जान जलेगी। आज एक का जन्मदिन होता है तो कल दूसरे का क्या होता है? मरण दिन होता है। हमें तो क्या करना है? हमें तो धूल साफ करनी है। तो श्याम भरोसे कहता है आज किसका जन्मदिन है क्या? आज भी किसी का जन्मदिन है क्या? तो राम भरोसे क्या कहता है? पता नहीं कौन दिवस है, अपना तो क्या है? मरण दिन है। ऐसी बैठक में निरर्थकता का पूर्वाभास माना जा सकता है, जिस समय में उपस्थित होकर संगठन का सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी शर्मा जी, और अधिक गहरा बना देते हैं। लोग समझते हैं ऐसे बाप के घर अपने बाप क्या बोलता है शर्मा जी की? लोग ऐसे समझते हैं कि अपने बाप का घर है, जो जिस टाइम आना चाहे उस टाइम आ रहा है। टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई टाइम पे तो आ ही नहीं रहा है, कोई भी टाइम पे नहीं आता है।
ठीक है। कुछ सदस्य के आने के बाद आराम-आराम से धीरे-धीरे सदस्य आते हैं, उनके आने के बाद कोई बात न होकर आपस में नोक-झोंक होनी स्टार्ट हो जाती है, एक-दूसरे की चिटकाशी करने लग जाते हैं, उसकी टाँग खींचने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, ठीक है। कोई मूँगफली खा रहा होता है, ये सारी चल रही है। पर जिस काम के लिए वो आए थे वो तो काम ही नहीं कर रहे होते। संगठन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति की एक साधारण सदस्य कपूर और अध्यक्ष बनाकर बैठक आरंभ करने का प्रयास करता है। कौन अध्यक्ष बनता है? एक अध्यक्ष भी तो चाहिए ना। तो किसको बनाते हैं अध्यक्ष? कपूर जी को बनाते हैं और उसको बना के फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन भैया, भाइयों और बहनों के संदर्भ में जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, इस बात पे भी लंबी बहस छिड़ जाती है, ठीक है। लेडीज और जेंटलमैन की तर्ज पर भाइयों और बहनों को सही संबोधन स्वीकार कर लेने पर ही कार्यक्रम चलता है, क्योंकि उसने पहले क्या कह दिया था? भाइयों और बहनों बोल दिया था, पहले लेडीज नहीं बोला था, मतलब पहले बहनों ने बोला था। इस बात पे भी बहस छिड़ जाती है। काम की बात पे उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। संबोधन की इस तरह की आपत्ति और उसके पक्ष विपक्ष का समर्थन संगठन के सदस्यों की अगंभीरता, क्योंकि वो अगंभीरता से उस बात को ले रहे थे ना, काम के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा था। ले देकर जब सेक्रेटरी द्वारा कार्यक्रम का आरंभ होता है तो मूल वास्तविक में पूर्व भूमिका के रूप में लंबे उबाऊ और असंदर्भ में अनर्मल भाषण पर बीच में रोक-टोक टिप्पणी होती रहती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, टोकता रहता है, फिर काम के बारे में ज़्यादा गंभीरता से कोई बात नहीं करता है। किसी प्रकार की यह उबाऊ धंधा खत्म होगा और पारित होने के लिए प्रस्ताव पढ़ने की बात आती है तो प्रस्ताव की सेक्रेटरी की फाइल में एक पन्ना ही गायब हो जाता है। फिर वो पन्ना ढूंढने लग जाते हैं कि यार पन्ना ही गायब हो गया। फिर वो कहाँ मिलता है? कचरे के ढेर में वो पन्ना मिलता है। उसके बाद क्या होता है? प्रस्ताव के प्रारूप का पहला किंतु अधूरा वाक्य है, हम लोग ग्रेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटीज के सभी सदस्य। वाक्य पूरा ही नहीं होता है, फिर एक और सदस्य बोल देते हैं। क्या बोलता है? संतोष बोलते हैं कि मुझे आपत्ति है। जब प्रस्ताव हिंदी में है तो सामान्यतः इसका नाम भी तो हिंदी में होना चाहिए। आप हिंदी भाषा की अवहेलना कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इसका, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा गया है। क्या लिखा गया? लो ग्रेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी। तो दीनदयाल क्या बोलता है? मुझे भी एक आपत्ति है। उसे क्या थी? जब आप सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं, सभी सदस्य उपस्थित नहीं है तो यह प्रस्तावना में सब सदस्यों का उल्लेख क्यों कैसे किया गया है? क्योंकि सभी सदस्यों को बोला था ना, सभी सदस्य। जब सभी सदस्य, इन छोटी छोटी, मतलब देख रहे हो, ये छोटी छोटी बातों पे भी क्या हो रही है? बहस हो रही है, बट काम के बारे में नहीं हो रही। इन दोनों संदर्भों का संदर्भ भी सॉरी इन दोनों संशोधनों का संदर्भ भी दो सदस्य करते हैं संतोष की यह कहने पर कि जब संस्था का प्रस्ताव हिंदी में है तो उसका अंग्रेजी में क्यों हो रहा है। और ऐसे क्या बोलते हैं? दीनदयाल बोलता है कि जब यहाँ सभी उपस्थित नहीं है तो यहाँ सभी का क्यों जिक्र हो रहा है। कुछ वाद विवाद के बाद दोनों संदर्भों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पढ़ा जाता है। वास्तव में प्रयुक्त 3 स्थानों पर निम्न स्तर शब्द को लेकर लंबी बहस छिड़ जाती है। उसके बाद क्या बहस छिड़ जाती है कि आपने निम्न स्तर का वर्ड का यूज़ क्यों किया, निम्न स्तर शब्द का प्रयोग क्यों किया, जिसका अर्थ है जानने के लिए अध्यक्ष द्वारा डिक्शनरी की खोज और संतोष की स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। मतलब डिक्शनरी खोल के उस शब्द का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है उसे। बहस को लंबा खींचते खींचते देखे पक्ष विपक्ष के मतदान की स्थिति में बहुत से सदस्य खिसक जाते हैं कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। अंत में कोरम के अभाव के अध्यक्ष द्वारा मीटिंग बर्खास्त कर दी जाती है। बैठक के बाद शाम भरोसे द्वारा यह पूछे जाने की बाबू लोग क्या पास कर गए? तो राम भरोसे क्या कहते हैं? पास कर गए कि राम भरोसे और श्याम भरोसे के घर में क्या बोलते हैं कि पास कर गए? तो बोलते हैं पास कर गए। राम भरोसे के घर में रहेगा, श्याम भरोसे के घर में रहेगा और बाबू लोग अपने घर में रहेंगे। मतलब कि जो था जैसे वो वैसे ही है कुछ। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो ये किसकी स्टोरी थी? लो ग्रेड थी ना, मतलब जो मिडिल क्लास है, जो सामान्य स्तर के लोग हैं, वो ना ही तो
अच्छी तरह वो उभर के क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब वो उभर क्यों नहीं पा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं उभर पा रहे हैं क्योंकि वो जो अपने आसपास के इन वाद विवादों में ही उलझे रह जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, है ना, या उसको नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, इन छोटी छोटी बातों में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वो कहाँ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। अंतर वस्तु कथा की अंतर वस्तु कथा कथा के कथा के सार को पढ़कर आपने इसकी अंतर्वस्तु के संदर्भ में कुछ अनुमान अवश्य लगाया होगा। वस्तुतः इस इकाई में लेखक ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की मध्यवर्गीय, विशेष रूप से निम्न मध्यवर्गीय निम्नवर्ती का कई कारणों से विश्लेषण किया है। पूरे देश में इस प्रकार के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सामूहिक संघर्ष नहीं कर पाते, मतलब एकजुट नहीं हो पाते हैं। जो भी उन्हें सामाजिक प्रॉब्लम होती है वे आपस में ही लड़ झगड़ कर रह जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इस इकाई में अंतर्वस्तु का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आधुनिकतावाद भाव बोध की अलगाव की भावना है। प्रस्तुतः एकांकी के सभी पात्र राम भरोसे श्याम भरोसे को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे को अपने विरोधी मानते हैं कि इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बोला। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही सदस्य है जो इसे थोड़ा गंभीरता से ले रही थी। वो कौन थी? गुरप्रीत थी। जो भी अगर कोई उल्टा सीधा बोलता था टॉपिक से रिलेटेड तो क्या बोलती थी, प्लीज मीटिंग स्टार्ट करें या काम पे ध्यान करें जो करने आए हैं। उसके बाद क्या लास्ट में बोलते हैं वो तंग आके कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी, और फिर वो चली जाती है। चरित्र नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्टर है, तो आपका चरित्र इसमें आने वाला नहीं है वैसे। ठीक है, उसके बाद है परिवेश। अब तक आपने इस कहानी में क्या लंबे समय तक मध्य की रचना, ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं होगा इसमें। शीर्षक इसने ये शीर्षक क्यों चुना है कि बहुत बड़ा सवाल। ओके, इस एकांकी के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक का सार्थकता का विचार किया जा रहा है। वस्तुतः यह शीर्षक भी व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक है ना, वो अवहेलना कर रहे हैं ना किसकी, कैसे कैसे मतलब हम खुद की प्रॉब्लम्स नहीं देखते हैं, दूसरों की इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, जो एकांकी की अंतर्वस्तु को व्यंग्यमूलन बनाते हुए रचना के प्रतिभाग के कारण के साथ अत्यंत कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है। अधिकांश पाठक ये प्राय आलोचक भी बहुत बड़ा सवाल शीर्षक को कर्मचारी के हित से संबंध रखने वाले बड़े बड़े सवालों या देश के सामने उपस्थित बड़े बड़े मुद्दे से जोड़ता है। इस एकांकी में निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के आवास व्यवस्था की मुद्दा भी बैठक की प्रस्तावना का प्रमुख सवाल या मुद्दा ही है। बावजूद इसके कि शीर्षक इस तरह के सवाल के महत्व को रेखांकित नहीं करता है। वस्तुतः इस इकाई में सबसे बड़े सवाल के रूप में निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षक निम्न मध्यवर्गीय मानसिकता पर कटाक्ष किया गया है। वही जो यही लिखना है आपको कि हम कैसे अपने मिडिल क्लास लोग, निम्न स्तर के लोग ज़्यादा खुद पे ना ध्यान देके या खुद की जो हमें करना चाहिए उस पे ना ध्यान देके हम दूसरों की इन छोटी छोटी बातों में उलझे रह जाते हैं। अगर हम साथ एकजुट हो जाएं सारे, तो जो भी हमारी समस्या है पूरे समाज की वो सुधर जाएगी। संरचना शिल्प कैसी है? आम बोलचाल वाली भाषा ही है। ठीक है, इसमें थोड़े विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण क्या है, मुझे इस रंगमंच में दिखाई जाने के उद्देश्य से किसी भी रंगमंच, अगर कोई रंगमंच कर रहा है तो उसमें मेन क्या बात होती है कि वो कैसी एक्टिंग कर रहा है। और रंगमंचता में आप क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है कि किसी रंगमंच में या कोई भी हम नाटक कर रहे होते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे संवाद का प्रयोग कर रहे हैं।
या किस लय का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या हमें जो हम दिखा रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं, या नॉर्मल एक एक डायलॉग का अच्छे से प्रयोग करके इसमें बताया जाता है। ठीक है। ये इसमें भी आपको पूरी स्टोरी लिखनी है कि ये ऐसे करता है, उसके बाद वो डेस्क को झमकाने लग जाते हैं, पूरा है ना, जैसे तो नाटक होता है ना, उसका एक्सप्लेन कर। ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ इकाई है आपकी निबंध ही है जीने की कला। किसका है ये? महादेवी वर्मा का है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है, चलो देखते हैं। पहला है इसका जीवन परिचय देख लेते हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में उनका हुआ था, फर्रुखाबाद। ठीक है। एक शिक्षक परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में विवाहित होने के कारण इलाहाबाद आ गई थी। यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए करने के बाद उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर काफी समय तक काम किया। ठीक है। पति के असामयिक निधन के कारण इन्हें विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन्हें अपने कवि कर्म के लिए 1956 में पद्म भूषण और 1982 में हिंदी साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लेकिन यहाँ आपको यह वास्तविकता को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्तियों के जी- व्यक्तियों व्यक्तियों में जिस विरह वेदना मिलना मिलना मिलनाकांक्षा और रहस्यमय अलौकिक प्रेम की अनुभूति व्यक्त हुई है, वह अपनी वास्तविक जीवन शैली में बहुत अधिक मेल नहीं खाती। महादेवी वर्मा का लौकिक जीवन और अत्यंत अपने यथार्थ के रूप में उन्हें गद्य साहित्य में है। ये इसका निबंध है। और क्या है चलचित्र में उनकी क्या क्या है? चलचित्र है उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सारी उनकी क्या है? चलचित्र है। अब है ये निबंध है। ये पूरा निबंध आपका बेस किस चीज़ पे है? महिलाओं की ज़्यादातर स्थिति को बताता है। पूरे इसमें क्या है, पूरा यही है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, या हम कैसे समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, किस टाइप में है। इसका सार है, जीने की कला का अगर सार पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे कि आपने पूरे निबंध को पढ़ने के बाद यह समझ लिया होगा कि महादेवी वर्मा ने इन्हें क्या कहना चाहते हैं, अभी वो हम इसमें देखेंगे। यह निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ शीर्षक संग्रह की अंतिम निबंध है। इस पूरे संग्रह में महादेवी वर्मा ने नारी समस्याओं के अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है। प्रस्तुत निबंध में जीने की कला को केंद्र में रखकर भारतीय नारी की दुर्दशा को भी अच्छे से दर्शाया है। इस निबंध में सबसे पहले महादेवी जी ने जीने की कला को बताया कि जीने की क्या कला होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे पर ही निहित है। व्यवहार विहीन सिद्धांतों का बोझ ढोने वाला मनुष्य एक पशु के समान है, जिसके बिना जाने की शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में भारवाहक बनना पड़ता है। मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी सही होता है, और अच्छे काम के लिए की गई हिंसा भी इससे सही होती है, अहिंसा से भी सही होती है। ये बताया गया है आपका मेनली इस चैप्टर में। और क्या बताया गया है कि परिस्थिति स्थान काल विशेष में इन्हें वास्तविक अर्थ और यथार्थ को समझकर ही हम इन्हें उपयोगी में मान्यता बना सकते हैं। इस
निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया असत्य, वही है कि बोला गया असत्य भी सही होता है बोले गए सत्य से किसी टाइम पे या किसी ज़रूरत के टाइम पे। और क्या बोला गया है, किसी तरह का एक क्रूर अत्याचारी को क्षमा करने वाला, क्रोध रहित से दंड देने वाला क्रोधी लोगों के लिए आदर्श बन सकता है। जो कोई अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लेता है, उससे ज़्यादा भी कोई सही माना जा सकता है जो क्रोध कर रहा है किसी बात पे। ठीक है? तो क्या डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे कि क्या सही है क्या गलत है। ये हमारी जीने की कला है कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए। ये आप न समझ लें कि इस निबंध के सिद्धांतों का विरोध किया गया है। ये सिद्धांतों का विरोध नहीं कर रहा है, बस ये बता रहा है कि हमारी जीने की कला कैसे होनी चाहिए। हमें टाइम के अनुसार, हमें समय स्थिति के देख के हमें निर्णय लेना चाहिए कि इस समय हमें क्या करना है। लेकिन हमने जीवन में अत्यंत अत्यंत कार्य विमुख कर उनके व्यवस्थापन नियमों तथा सिद्धांतों को ही अपने पैर की बेड़ियां बांध लिया है। हमने ये सोच लिया कि हमारे सिद्धांत में ये लिखा था तो हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है। सही काम के लिए हमें कुछ गलत काम भी करना पड़े या मतलब हमें असत्य भी बोलना पड़े तो हमें करना चाहिए। ठीक है? हमें जो पुराने हमारे सिद्धांत हैं उनको अपनी पैरों की बेड़ियां नहीं बनाना है। हम इस प्रकार निबंध को लेखिका के अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित किया है ये कि समूचे देश की जीने की कला न जानने का अभिशाप अभिशाप व्याप्त है। लेकिन स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो घोर पीड़ा सही है, उसे सहकर भी जीवित रहने पर अभिमान करने वाला कोई विरला ही होगा। यहाँ तक कि अंश को निबंध की भूमिका का पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। इसके बाद निबंधकार ने मतलब लेखिका ने भारतीय नारी की दुर्दशा, पहले उसने जीने की कला बताई है, नेक्स्ट में उसने क्या बताया। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसका सार क्या है, तो आप क्या बताओगे? पहले आप उसके बताओगे कि उसने पहले जीवन की कला के बारे में बताया और क्या क्या बताया, पूरा बताओगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें अच्छे से आना चाहिए कि कैसे जीते हैं या हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए। और उसके बाद क्या बताओगे कि नारी की स्थिति के बारे में बताओगे। भारतीय नारी की क्या स्थिति है? महादेवी वर्मा ने यह स्वीकार किया है कि हम उनमें से सभी गुण विद्यमान हैं। नारी के जो भी गुण होने चाहिए उनमें है। उन्होंने खुद में यह स्वीकार किया है। क्या क्या है? सहन शक्ति है, त्याग है, आत्म बलिदान है, पवित्रता है और आदि सभी चीजें हैं, जिसका अत्यंत भाव विह्वल ढंग से लेखिका के चित्रण में झलकता है। इनके गुणों के कारण भारतीय नारी के हमारी संस्कृति का वह कोश सुरक्षित है जिसकी रक्षा उन्हीं अन्य के द्वारा संभव नहीं है। पुरानी संस्कृति का परित्याग कर चुकी है। भारतीय नारी को त्याग, बलिदान और स्नेह के नाम पर सब कुछ न्योछावर करना आता है, लेकिन जीने की कला जीनी नहीं आती। किसे जीने की कला नहीं आती है? भारतीय नारी को नहीं आती। उसने ये तो सीख लिया कि त्याग बलिदान कैसे करते हैं, स्नेह कैसे करते हैं, पर खुद के लिए जो जीना होता है वो शायद उसने इस चक्कर में सीखा ही नहीं है। बाल विवाह तथा विधवा समस्या के अत्यंत, आपको सिर्फ ये पता होगा कि नारी के बारे में पहले क्या सोचती या पहले क्या उनकी स्थिति थी उनके बारे में लिखना है कि विधवा विवाह के ऊपर, ठीक है, बाल विवाह हो जाता था, सती प्रथा, ये सारे हैं। उसके बाद क्या हुआ? थोड़े बहुत जागरूक हुए और उसके बाद ये चेंजेस आए। बट क्या है, शुरू से ही उन्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को। सिर्फ ये बताया गया है पूरे इसमें कि अगर वो पिता के घर है तो उसे क्या समझा जाता है कि वो पराया धन है ना। और उसकी छोटी आयु में ही ये सोच लिया जाता है कि किसी और की अमानत है। तो उसने क्या बोला है, हमें भी जीने की कला आनी चाहिए, हमें भी इनका अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कब क्या निर्णय लेने हैं। ठीक है, जो उनकी मेन चीज़
भावनाएं होती हैं, ठीक है, त्याग तपस्या की, इनमें ही उलझ के हमें नहीं रहना। इसकी अंतर्वस्तु भी यही स्त्रियों की स्थिति को दर्शाती है। और ये भाव भी हमारा सारा ये पूरा है ना, जो स्त्री के ऊपर आप एक ऐसे लिखते हो ना, वही है। और एक जीने की कला भी। ये आपका छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट इकाई 5, आत्मकथा झूठन। आपने झूठन चैप्टर पढ़ा होगा, छोटे होंगे जब ये पढ़ा होगा। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसका सार पूछ लिया जाएगा, या इसकी अंतर वस्तु, ठीक है, और इसकी संरचना शिल्प, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके सार क्या है अभी हम देख लेते हैं, छोटा सा ही है। हाँ, आत्मकथा में एक छोटे से बच्चे को बताया गया कौन है, वो लेखक ही है। लेखक अपनी ही आत्मकथा बता रहा है। आत्मकथा क्या होती है? जो हम खुद की ही लिखते हैं। जैसे मैंने मेरे बारे में जो भी अब मेरा जीवन रहा है, ठीक है, मैं उसके बारे में कोई अपनी कथा लिखती हूँ, आत्मकथा लिखती हूँ, अपने बारे में बातें लिखती हूँ कि मैंने ये किया, उसके बाद ये किया, अपनी भावनाएं, सब कुछ अपने बारे में खुद लिखना, वो क्या होती है? हमारी आत्मकथा होती है, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, एक होनहार व्यक्ति ने 5वीं कक्षा तक परीक्षा में पास करने तक ही, इसमें क्या है, ये पिछले समाज की, ठीक है, मतलब आज़ादी के बाद की बात घटना है ये। बट कब की है? जब लोग छूत अछूत को मानते थे, ठीक है, कि ये नीची जाति का है तो इनको टच नहीं करेंगे, ऐसी हीन भावनाएं थी। उस टाइम की ये कहानी है। उसमें क्या होता था, लोगों को पढ़ने के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता था इन्हें, है ना। स्कूल में पहली बात तो दाखिला इतनी मुश्किल से होता था, अगर हो भी जाता था तो उन्हें उन्हें बिल्कुल पीछे बिठाया जाता था। उनके साथ बहुत बेकार व्यवहार किया जाता था। वो पानी भी पीते थे तो उनको ऊपर से डाला जाता था पानी, ऐसे व्यवहार करते थे, ठीक है। झाड़ू पोछा लगवाना, मतलब स्कूल में कोई पढ़ने जा रहा है बट उनसे क्या है, वो काम करवा रहे हैं, ऐसा गलत व्यवहार होता था। ऐसे ही सारा व्यवहार किसके साथ हुआ है? लेखक के साथ हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि इतनी मुश्किल से तो उनका एडमिशन हुआ था, उसके बाद भी उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, इतनी उनकी पूरी दैनिक स्थिति के बारे में बताया है, ठीक है। जो भी पुरानी बातें होती हैं वही आपको इसमें लिखनी है। और ये लिखोगे कि एक बार उनके क्या होता है, एक बार हेडमास्टर जो होता है उनको स्कूल से भी निकाल देता है, कि स्कूल से निकालता नहीं, मतलब उनको बोल देता है कि है ना, तो झाड़ू मरवाते हैं पूरे ग्राउंड में। उसकी गलती नहीं होती फिर भी उससे क्या मरवाता है, झाड़ू मरवाता है। ये बात सुन के उसके पिता को भी क्रोध आता है ना। मतलब झाड़ू वगैरह भी लगवाते थे और मारते भी थे, मतलब बिना बिना मतलब में भी। उनका छूना भी सही नहीं माना जाता था। गाँव का पूरा खाका प्रस्तुत करने के बाद लेखक अपनी जाति के बारे में बताते हैं। उनकी जाति कौन सी है? चूड़ा या भांगी के प्रति ऊंची जाति विशेष तक तगिया के दुर्व्यवहार की चर्चा की है। तगिया कौन थे? तगा, इसमें वर्णन किया गया है। तगा तगा कौन है? जो ऊंची जाति के थे। और नीची जाति के कौन थे ये? चूड़ा भंगी, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। बेगार गाली गलोच वगैरह वगैरह वो करते थे, ठीक है। इनको गंदा गंदा बोलते थे, अबे चूड़े, अबे ओ चूड़े, ऐसे ऐसे करके दुष्ट शब्दों से बोलते थे। इतना मतलब पहले इतना भेदभाव ज़्यादा किया जाता था। वहाँ का एरिया भी जहाँ पे ये रहते थे, वहाँ का एरिया भी इतना गंदा नहीं था, इन्हें वैसी स्थिति में रहना पड़ता था। तो एक बार क्या होता है, इन्होंने बताया है, ये झूठन मेन बेसिकली किस बात पे पढ़ा है, वो झूठन पढ़ा है इस बात पे कि ये जो लोग होते, मतलब नीची जाति के, तब लोगों की स्थिति कैसी थी कि जो बड़े घरों में जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई त्योहार मनाया जाता है, जन्मदिन, तो उस टाइम पे जो खाना वगैरह किया जाता है, ठीक है, वहाँ ये जाते थे और बाहर खड़े हो जाते थे। जिनका बड़ी जातियों वालों का जो खाना कंप्लीट हो जाता था, खाना खा लेते, तो उसकी जो बचा हुआ खाना बचता था ना, वो उनके टोकरे में डालते थे। वो टोकरा लेके खड़े हो जाते थे, नीची जात वाले, और उनके में डालते थे। वो क्या होती थी? वो झूठन होती थी। इस पे ही हमारा ये नाम पड़ा है, ठीक है। तो एक एक दिन ऐसे ही लेखक
ठीक है। उसकी बहन और उसकी मम्मी किसी की शादी में जाती है, मतलब फंक्शन होता है वहाँ पे जाती है किसकी, चौधरी की में जाती है, और वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है टोकरा मतलब खड़ी रहती है। तो उसके बाद वो जब जा रहे होते हैं वापस, तो उसकी माँ उससे चौधरी से बोलती है कि है ना कुछ खाने के लिए, मतलब एक पत्तल दे दो। तो वो इतनी बदतमीजी से उसे बोलता है कि इतना ये भरा हुआ टोकरा तो लेके जा रही है उस झूठन का, और तुझे क्या चाहिए। इतनी बदतमीजी से बोलता है, तो उसकी माता को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो क्या करती है, उस टोकरे को वहीं फेंक के आ जाती है अपनी बहादुरी से। और तब से उनके परिवार में वो प्रथा खत्म हो गई कि वो वहाँ पे जाके, जैसे और सभी जाते थे ना वहाँ पे जाने। और वो क्या करते थे जूटन का, पहले ये रह गया एक पॉइंट, क्या करते थे वो, जो बच्चे कुछ जो होता था जैसे पूरी वगैरह वो तो वो खा लेते थे, और जो बाकी बच जाता था उसे सुखा के रख देते थे कि बाद में वो खाने के काम आएगा। ये पूरा इसी में ही बेस्ड चैप्टर है। बट क्या होता है बाद में वो लेखक बहुत ज़्यादा पढ़ता है, मतलब उसके बाद में ये सारी स्थिति सही हो जाती है। तो एक दिन चौधरी अपने लड़के को लेके आता है उसके पास, और वहाँ पे बैठ के खाना भी खाता है उनके घर पे, जिसने उसे उसकी माँ को उस दिन बेइज्जत किया था कि तुम लोग ये खाना खाओगे, तुम्हारे लिए ये टोकरी भर के लेके तो जा रहे हो अपने बच्चों के लिए। वो ही खुद चौधरी आता है अपने बेटे के साथ, और खाना भी खा के जाता है। इसकी अंतर वस्तु भी यही है कि हमारे समाज में क्या भावनाएं थी पहले और अब क्या है, इस बारे में आपको सारा बताना है। ओके। एंड अब हमारा ये लास्ट चैप्टर रहता है, एक मिनट, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपका एक बार देख लेते हैं। इसका शीर्षक झूठन क्यों लिया गया। हमने पढ़ा है कि झूठन किस बात से लिया गया है, इसी बात से लिया गया है कि जो ये नीचे लोग जाति के उस टाइम पे लोगों की स्थिति कैसी थी, कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता था तो वहाँ पे उन्हें झूठन दी जाती थी, और उस झूठन का वो क्या करते थे, जितना उस टाइम पे वो खाया जाता था वो खाते थे, और बाकी जो बच जाता था उसे सुखा के रख देते थे। ठीक है, वही क्या थी, झूठन होती थी। उसके बाद में उनकी स्थिति बतानी, और कुछ नहीं बताना है इसमें आपको। लास्ट है हमारा कविताएं। इसमें हमारा देखो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। ये वाला आपका पहले आया हुआ है क्वेश्चन, इस पे नहीं आएगा। ओके, तुलसीदास पे तो आया ही हुआ है, ये भी नहीं आएगा आपकी बात। ओके, थोड़ा मतलब क्या होता है ना कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक साथ रिपीटेड नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, कि अब पिछले वाले एग्जाम में है वो भी उस टाइप पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वो रिपीटेड नहीं होंगे। तो आपका और सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में भी आया होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा बचा कौन सा, एक महादेवी वर्मा का, और एक बचा है सूरदास का। और इसका इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका सिर्फ परिचय, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है वही इनका भी परिचय है, क्योंकि ये एक ही है ना। इन्होंने किसके बारे में बताया, स्त्रियों के बारे में बताया, पूरा जीने की कला के बारे में। अब हम देखते हैं सूरदास का, जो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये आपका। ओके, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका आ सकता है। तो हम पहले सूरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या है, ये हिंदी कविता के इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस पर 1000 वर्ष के भिन्न भिन्न तरह की कविताओं में कई दौर आए हैं। आरंभ में विस्तार, श्रृंगार, धर्म आदि विभिन्न भावों के आधार पर बनाकर काव्य लिखे गए थे। इस आरंभिक युग में 1000 से 1350 ईस्वी की कविताओं को कोई निश्चय नाम देना असंभव नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको किस में जोड़ा गया है, आदिकाल, आरंभिक काल, ठीक है, विर्गाद विगात काल, मतलब जो हमारा अभी आधुनिक काल है उसको हम क्या बोलते हैं, विग्राद वीरगाधा काल। ओके, अनेक नाम दिए गए हैं इसके। इनमें आदिकाल नाम ही अधिक प्रचलित है। आदिकाल कौन सा, पहले वाला।
उसमें कौन से लेखक है हमारे? सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय है। महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ था? वे कहाँ पैदा हुए थे? आज का निश्चय पूर्वक यह पता ही नहीं चला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1563 में। ओके। सन 1523 में के आसपास वे वल्लभाचार्य के शिष्यक बने। रचनाएं कौन सी थी उनकी? सूरदास की लिखी गई कई कृतियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनकी प्रमाणिक कृतियां दो ही हैं। कौन सी हैं? एक तो सूरसागर है और एक सूरसा नहीं हाँ सूरसा रावली। ठीक है, इनकी दो रचनाएं कौन सी है? सूरसागर और सूरसा रावली। एक अन्य पुस्तक साहित्य लहरी का भी उल्लेख किया गया है, किंतु इसकी प्रमाणिकता नहीं मिली है। इसको सिर्फ संदेह किया गया है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? सूरदास भक्ति आंदोलन के दौरान के कवि है। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले आया था हमारा, कौन सा आया था हमारा, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म चले थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे धर्म में ना कुछ ज़्यादा ही हार्ड वगैरह हो गया था, कि बहुत ज़्यादा ही हमारी अंधविश्वास ज़्यादा फैल गया था। तो उसके बाद क्या चले थे हमारे, ये बौद्ध धर्म चला था और क्या चला था? जैन धर्म। और उसके बाद हमने भी अपने धर्मों में सुधार करने के लिए क्या किया था? हिंदू धर्म में भी भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिसमें ये सारे लेखक थे। आपके सूरदास हो गए, ठीक है, कबीर हो गए, ये कब के हैं? ये सारे उस टाइम के भक्ति काल की ही है। मीराबाई भी भक्ति काल की है, गुरु गोविंद, ये सारे कब हैं? भक्ति आंदोलन के ही है, ये कवि हैं उस टाइम के। सूरदास भक्ति आंदोलन के दौरान के कवि थे। इस काल में वीरगाथात्मक वीरगाथात्मक और श्रृंगारपरक रचनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। ऐश्वर्य भक्ति के प्रेरित होकर जो रचनाएं की जाती थी, उन्हें ही श्रेष्ठकर माना जाता था। ठीक है, ईश्वर भक्ति के से जो प्रेरित होती थी हमारी रचनाएं, उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता था। सूरदास पर आरंभ में दैन्य भक्ति, ईश्वर के प्रति अपनी दैन्यता व्यक्त करना का प्रभाव था, किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर वे कृष्ण लीला के गायक की ओर उन्मुख हुए। मतलब वो ज्यादा की तरफ जो कोई झुकाव हुआ उनका, कृष्ण लीला की तरफ। कृष्ण लीला में भी उनका झुकाव बाल लीला, किशोरावस्था में जो उनकी किशोरावस्था के बारे में उन्होंने कैसे कैसे अपना किया था, और उसके बाद उन्होंने गोपियों के प्रति उनके प्रेम, कृष्ण के प्रेम के बारे में उन्होंने रचना की गई। उनके वाक्यों में क्या है? काव्यवाचक, इसमें पूरा ये ऐसे ही आएगा आपका। ये अगर परिचय आता है इनके बारे में बताओ तो ये आएगा 5 नंबर का। ओके, और इम्पोर्टेंट ये आपका आ सकता है 20 मार्क्स का भी और 10 मार्क्स का भी। ओके, इसमें क्या है? काव्यवाचक में आपको बेसिकली क्या लिखना है? यहाँ आपके इसमें सूरदास जी ने 3 उसमें मेनली लिखा है, किसमें? बाल लीला में लिखा है उन्होंने, विनय पद में लिखा है और भ्रमर गीत में लिखा है। बाल लीला में क्या है? पहला पद है ये बाल लीला कृष्ण जी का, जिसमें सूरदास ने क्या कहा है? सूरदास, ये हम पढ़ सकते हैं बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है और ये आएगा भी नहीं ऐसे पैसेज, तो आपको ये जरूरत नहीं है पढ़ने की। एग्जाम खत्म होने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि पहला पद बाल लीला का है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया है। घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण जी बाल चेष्टाएं कैसे खाते हैं? मक्खन खा रहे होते हैं, क्रीड़ाएं कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं? यशोदा को रिझाते हैं और पुलकित करते हुए कृष्ण, इस प्रकार के पदों को प्रमुख विषय बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित पद में भी कृष्ण को ऐसा ही मनोहारी रूप वर्णित हुआ है। धूल से भरे मुख पर दही का लेप किए और
हाथों में मक्खन लिए कृष्ण ने इस रूप में सूरदास में मोहित है। आपने देखा भी होगा कि हाथ में कृष्ण जी मक्खन लिए हुए हैं, मुंह पे मिट्टी वगैरह लगी है, दही जमी हुई है, देखा होगा ना, उससे वो बहुत ही मोहित हुए हैं। इसके बाद विनय पद कौन सा है? सूरदास आरंभ में दैव भक्ति के अनुकूल पद रचते हैं। दैव भक्ति में कवि ईश्वर के सामने कई दीनता प्रकट करते हैं। वह अपने को पापी और दीन मानते हैं और ईश्वर को सर्वशक्तिमान तथा सर्वशक्तिमान और कृपालु मानते हैं। वह ईश्वर से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर सागर में इस पहले पद में भी यही भाव व्यक्त है। हमने देखा था ना, सूर सागर दो थी उनकी, तो सूर सागर में पहले पद में उनका यही भाव भक्ति संकलित है। भ्रम गीत कौन सा है? सूरदास ने भ्रम गीत में कौन, वो उद्धव के ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण बोलते हैं कि तुम ब्रज जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जाके गोपियों को समझाओ। यह कहकर कि वे ज्ञान द्वारा राधा और गोपियों को विरह से मुक्त कराएंगे, कि वे उनके विरह में थी कि कब कृष्ण आएंगे, उनका वेट प्रतीक्षा कर रही थी, उनके लिए व्याकुल थी वो। तो उद्धव को भेजते हैं और उनको बता, किंतु गोपियाँ उपदेश सुनने की बजाय उद्धव को मधुकर कहकर उन्हें ज्ञान के अहंकार का मजाक उड़ाती हैं। क्या करती हैं? जो उन्हें अहंकार था उसका मजाक उड़ाती हैं। वो क्या है आपका महादेवी वर्मा का होने वाला है ना लास्ट। महादेवी वर्मा का हमने जीवन परिचय तो पढ़ लिया था ऊपर। अब हम इनका ये पक्ष देख लेते हैं, भाव पक्ष क्या है। महादेवी वर्मा की कहानी छायावाद के अन्य कवियों में से इस अर्थ से भिन्न है कि उनमें उनका निजी संसार की ही ज्यादा व्यक्त होता है। महादेवी जी के काव्य में वस्तुगत संसार बहुत सीमित है। वे प्राय अपने मन की पीड़ा और वेदना को ही विभिन्न रूपों में व्यक्त करती हैं। उनके लिए वे प्रकृति का सहारा लेती हैं और उन्हें प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न चित्र मिलते हैं, लेकिन वे उन्हें हृदय के मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम है। प्रकृति चित्र को वह एक दार्शनिक आवरण दार्शनिक आवरण कभी दे देती हैं। वह लौकिक भावनाओं को ऐसी शब्दावली में प्रस्तुत करती है जिनसे उन्हें आध्यात्मिकता का अभाव होने लगता है। इससे उनकी कविताओं में रहस्य भावना का समावेश होता है। वस्तुतः महादेवी वर्मा की कविताओं में भी मुक्ति और आकांक्षा की पृष्ठभूमि की विद्यमान है, लेकिन छायावाद में उनके अन्य कवियों से भिन्न वे मुक्त की इच्छा को सीधे व्यक्त नहीं करती। इसका कारण संभव है उनकी स्त्री होना है। वो किसी बात को अच्छे से सीधा प्रकट नहीं करती है, वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेके उन्हें उसी रूप में बताती हैं, जिससे बाहर दबाव में अधिक जीना पड़ता है। यही कारण है कि उन्हें अकेलेपन और वेदना दोनों ही अभिव्यक्ति ज्यादा है। प्रिय के प्रति चाह मिलकर ही आकांक्षा और न मिल पाने की पीड़ा में महादेवी वर्मा की कविताओं का भाव संसार है, लेकिन प्रिय कौन है और क्या है यह कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी से रचनात्मक का समावेश हुआ है। उपयुक्त गीत में भी महादेवी जी का निज दुख ही व्यक्त हुआ है, लेकिन वह निज का दुख संसार की कल्पना कामना से भी प्रेरित दिखाई देता है। ये ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपके इम्पोर्टेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चैप्टर के एंड ये सेकंड चैप्टर। बहुत बड़ा सवाल, जीने की कला, जूठन और कविताएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का,
उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करो एंड वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। एंड अगर आपको इसी टॉपिक या अदर कोर्स कोड के ऊपर आपको अगर कोई वीडियो रिकमेंड करनी होगी, आप ये वाली वीडियो बनाइए, तो अगर मुझसे हो सका तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी ये हेल्पफुल रही। ओके, थैंक यू।